हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि 12वीं कक्षा में आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में, आपको उन्हें कैसे पढ़ना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, और अंक विभाजन कैसे होगा। आपको एक चीज बता दूं कि केमिस्ट्री में आपको सब कुछ पहले से ही आता है। आप सभी चैप्टर जो 12वीं में पढ़ने वाले हो इनकी छोटी छोटी झलक 11वीं में देख चुके हो। जैसे कि ये नहीं होता मूवीज में आजकल, पहले पार्ट 1 आता है फिर पार्ट 2 आता है। सिमिलरली वैसे ही कुछ चैप्टर्स के पार्ट 1 आप 11वीं कक्षा में देख चुके हो। अब जो मेन बात है, जो क्लाइमेक्स वाली बात है, जो कि कभी नहीं आता स्टडी में, ठीक है, कहीं ना कहीं विज्ञान का विषय है तो क्यों होता है, क्यों के आगे फिर एक और क्यों लगते जाएगा, तो ये सिलसिला चलती रहेगा क्योंकि विज्ञान सोच और खोज का विषय है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर आपको 12वीं में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 12वीं में सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 1। ऑब्वियस सी बात है सर, चैप्टर 1 से ही स्टार्ट होता है। थोड़े बड़े अक्षर लिखूं मैं। चैप्टर 1, इसका नाम है बेटा विलियन। अब विलियन की छोटी सी झलक आपने 11वीं के चैप्टर नंबर 1 में देखी हुई है, ठीक है। अब वो हम बात करते हैं कैसे। आप सभी को पता है पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। उसी में कहीं ना कहीं बीच में विलियन आता है। उसे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि विलियन के सांद्रता के पद क्या होते हैं, विलियन कितने प्रकार का होता है, विलियन से कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, और विलियन कितने प्रकार के होते हैं। ये सब सारी चीजें इस चैप्टर पर हम बात करेंगे। फिर विलियन का एक लेवल अप होगा जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। क्या होगा हमारा चैप्टर नंबर 2? चैप्टर नंबर 2 जो है वो है वैद्युत रसायन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 नंबर का चैप्टर है ये वाले की यदि बात करें तो ये है 07 और ये है 09। सबसे बड़ी यूनिट कह सकता हूं नंबर के मामले में कि सबसे ज्यादा नंबर इसी यूनिट पर है। प्रश्न भी काफी इंटरेस्टिंग बनते हैं। अब इन दोनों चैप्टर की यदि बात करें तो अभी तक जो मैंने देखा है, जो एनालिसिस हुई है, उसके हिसाब से विलियन से 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आने की गुंजाइश होती है या फिर थ्योरी, और साथ ही वैद्युत रसायन से 4 नंबर का प्रश्न। बाकी वाले जो नंबर बचे हैं हमारे पास में 5 नंबर इससे और 3 नंबर इससे दो दो नंबर के प्रश्न या फिर छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। ये तो था पढ़ने का तरीका कि हमें इन दोनों चैप्टर को पढ़ना कैसे है। अब बात करें वैद्युत रसायन जो चैप्टर है, इसकी झलक आपने कहां देखी थी 11वीं में। तो वैद्युत रसायन एक ऐसा रसायन जिसकी मदद से यदि हम दो रसायनों को आपस में मिलाएं तो विद्युत बनेगी। विद्युत धारा का प्रभाव क्या होगा, ये होगा, या फिर विद्युत धारा को कैसे रसायनों में परिवर्तित किया जाता है। सिंपल सी बात है कि विलयन में विद्युत अपघटन कैसे होगा या विद्युत अपघटन के कारण विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है, ये चैप्टर में आपको देखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, रासायनिक अभिक्रिया, जितने भी प्रकार के सेल हैं, चालक हैं, चालकों के प्रकार हैं, ये सब सारी चीजें आपको पढ़नी है वैद्युत रसायन में। चैप्टर नंबर हमारा जो चैप्टर कौन सा है, आई होप सो 11th का चैप्टर 7, जिसमें आपने पढ़ा था रेडॉक्स अभिक्रिया, उसका पूरा नेक्स्ट पार्ट है वैद्युत रसायन, ठीक है। 9 नंबर का चैप्टर है, मैंने आपको बताया कि कैसे ये आपको पढ़ना है और कैसे नंबर आएंगे। नाउ आगे जब हमें आगे बढ़ना है, देखो, ये हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है रासायनिक रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर का नाम है क्या? रासायनिक बल गतिकी। और ये चैप्टर भी है हमारा 7 नंबर का। ये चैप्टर जो है वो है 7 नंबर का। इस वाले चैप्टर का भी थोड़ा सा इंट्रो 11th, जिसे पता होगा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 ऊष्मा गतिकी, ठीक है। ताप के कारण ऊष्मा कैसे प्रवाह करती है और ऊष्मा के कारण अभिक्रियाएं कैसे होती है, उसका विस्तृत रूप आप पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी। मान लीजिए इसका बेसिक उदाहरण ये होगा कि जब हम दो अभिकारकों को आपस में मिलाएं तो जो उत्पाद बनने की गति होगी, जो क्रिया होने की गति होगी, वही होगी रासायनिक बल गतिकी। कि उन
रसायनों के बीच में किस प्रकार से बल और गति कार्य कर रहे हैं। छोटा सा इंट्रो, छोटा सा नाम से ही आपको समझने की कोशिश करना, वही होगा रासायनिक बल गति की। अब उस गति को कौन प्रभावित कर सकता है, कौन कौन से वो कारक हो सकते हैं, कितनी कोटि हो सकती है, कितनी अवस्थाएं हो सकती है, ये सब सारी चीजें निकल के आती है किससे, रासायनिक बल गतिकी से। इससे भी गणितीय एक आध दो प्रश्न बन सकते हैं, और बेसिक सी बात है ये फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं होती है। कुछ गणितीय व्यवस्थाएं होती है, कुछ गणितीय सूत्र होते हैं जो कि इससे निकल कर आते हैं। तो ये जो तीन चैप्टर हैं, ये जो तीन चैप्टर हैं, ये हमारा पार्ट होता है भौतिक रसायन का, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये सब चीजें आप देखे हुए, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 से है। अब एक और बात बता दूं, 11वीं का जो चैप्टर 2 है परमाणु संरचना, इसका मुख्य रूप या विस्तृत रूप तो आप देखेंगे फिजिक्स में, ठीक है। पूरा एक चैप्टर है नाभिक, और उसके बाद में प्रकाश की द्वि प्रकृति, पदार्थ की दैत्य प्रकृति, ठीक है। इस प्रकार से दो चैप्टर है 12वीं में जो कि रिलेट करते हैं परमाणु संरचना से। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट के पहले ही बता दिया था कि बहुत सारी चीजें आपने 11वीं में ही पढ़ी है। तो जो भी बच्चा 11वीं में काफी ज्यादा स्ट्रांग था, मजबूत था, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी, मन लगा के पढ़ाई करी, तो बेटा 12वीं तो तुम्हारे लिए यूं है, क्योंकि 11th बहुत ज्यादा हार्ड है। दोनों ही सब्जेक्ट में एक नया फेस आपको देखने को मिलता है। 10वीं के बाद से आप पूरी एक प्रॉपर फील्ड चूज करते हो, जिसमें आपको अलग ही देखने को मिलता है। कुछ बच्चे अलग बैकग्राउंड में जाते हैं, मगर विज्ञान कहीं ना कहीं आप पहले से पढ़ के आए हुए हो। तो 10वीं में कार्बन है, कार्बन के बाद में आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। फिर जब आप आगे आओगे 12वीं में, तो आप कार्बनिक यौगिक को पूरा भंडार पढ़ोगे, जिसे मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया भौतिक रसायन वाला पार्ट। अब यहां से इसके आगे चालू होता है एक नई कहानी, जिसे कि आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 4 से। हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको प्रॉपर एक माइंड मैप मिलता जाए, आपको ये समझ में आए कि 12वीं कठिन होने वाली है आपके लिए या सरल। बेसिकली वन वर्ड आंसर है, आपको सारी चीजें पता है, केमिस्ट्री आपके आसपास मौजूद है, उसे उदाहरण बनाइए और समझिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आई प्रॉमिस यू, जब मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री पढ़ाना आपको, तो आपको एक एक डिटेल के साथ बताऊंगा, एक एक उदाहरण उठाऊंगा जो कि आपके आसपास मौजूद है, आपको उन उदाहरणों से रिलेट करवाऊंगा, और उन्हीं उदाहरणों को उठा के फिर हम समझने की कोशिश करेंगे, और रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे। ये वादा है हमारा आपसे, ठीक है। एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो हमारा अगला आता है वो आता है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अब ये भी नेक्स्ट पार्ट है किसका, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, तत्वों की वर्ग, तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता, 11th चैप्टर, उसका नेक्स्ट पार्ट। आप सभी को पता है 4 तरह के ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। कुछ चैप्टर हट चुके हैं, तो डायरेक्ट आपको जो पढ़ना है यहाँ पर एस और पी नहीं पढ़ना, उसके आगे का पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। ये आता है, नहीं, इसके आगे एक और चैप्टर है। इसके आगे जब हम जाए तो हमें एक चैप्टर और मिलेगा, चैप्टर 5, जो कि होता है उप सह संयोजन यौगिक, ठीक है। अब ये वो चैप्टर है जिनके नाम सुन के बच्चों को आता है बुखार। बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं मैं आपसे, मगर ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान से है, सरल से है, बेचारे शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इतना कोई भारी चीज इसमें है नहीं, कुछ बच्चे रट के भी पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे समझ के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली बहुत सारे वो वाला पाथ चूज करते हैं जिसमें परीक्षा के पास समय आता है, और वो फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर ये दो जो सब्जेक्ट है, ये उड़न छू टाइप के, ठीक है। कौन कहाँ जुड़ेगा, कैसे तत्व बनेंगे, किसका व्यवहार कैसे होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ तत्व जो डी और एफ ब्लॉक के हैं बेसिकली अंतर संक्रमण तत्व, कुछ ना कुछ गुण एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, तो वो भूल भूल ही जाते हैं कि कौन से तत्व में डी ब्लॉक का आएगा, कौन सा एफ ब्लॉक का आएगा, कौन सा लेंथेनाइट होगा, कौन सा एक्टिनाइट होगा। ये सब सारी चीजें डी और एफ ब्लॉक के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब ये वाला मैंने बता दिया आपको, चैप्टर नंबर 3 11th है ना, तत्वों का वर्गीकरण एवं मुख्य आवर्तिता चैप्टर से है। इसके बाद में आता है उप सह संयोजन यौगिक। अब आपने दो प्रकार के बंध
पढ़ चुके हैं 11th में। सबसे पहला सहसंयोजी बंध और दूसरा आयनिक बंध या फिर विद्युत संयोजी बंध। ठीक, अब दोनों आप 11वीं में भेज चुके। जब एक ही तत्व के दो अणु आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें और मिल जाए तो हम उसे बोल देते हैं क्या, सहसंयोजी बंध। बट जो विपरीत ब्लॉक के तत्व जैसे कि एस ब्लॉक का तत्व एक प्लस आयनित होता है एक माइनस आयनित होता है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन प्रदान करके बेसिकली एस ब्लॉक वाला पी ब्लॉक वाले को दे देता है, तो जो बंध निर्मित होता है वो विद्युत संयोजी बंध होता है। ठीक है, ये विद्युत संयोजी बंध। अब यहां पर कुछ ऐसा होता है, एक कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बिना दिए एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, और वो वाले बंध जो होते हैं वो कहलाते हैं उप सहसंयोजी बंध। ऐसा कि पार्शियली देते हैं कि बस भाई साहब आप देखने के लिए तुम्हारा है मगर है तो मेरा ही। ठीक है, और सिर्फ दिखावे के चक्कर में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, दैट्स कॉल्ड उप सहसंयोजी बंध। अब उप सहसंयोजी बंध के कारण बहुत सारे यौगिकों का निर्माण होता है, रंगीन आयन बनते हैं, ढेर सारी संयोजकता होती है, समव्यवता होती है, लिगेंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है। बेसिकली डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वही उप सहसंयोजन यौगिकों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। उनका नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण, संरचनाएं, ये सब चीजें आपको उप सहसंयोजन यौगिक में देखने को मिलेगी। तो ये जो वाला है, जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसे बोला जाता है अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला चैप्टर भी है आपका 7 नंबर का, ये वाला चैप्टर भी है आपका 7 नंबर का। ठीक, वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन इंग्लिश, हिंदी में अकार्बनिक। देखो कुछ जगह इंग्लिश वर्ड भी प्रयोग करी जाएंगे, कुछ जगह पर हिंदी वर्ड भी प्रयोग किए जाएंगे। क्योंकि सरल एकेडमी हिंदी माध्यम को ज्यादा प्रमोट करता है, तो हिंदी माध्यम का ही मैं ज्यादा प्रयोग करूंगा, अपनी शब्दावली हिंदी से रिलेट ही रखूंगा। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हमें दो चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है डी और ए ब्लॉक, और अगला है उप सहसंयोजी यौगिक। नाउ मूव टू नेक्स्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि इसके बाद में आपको पूरी देखने को मिलेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो आपने 11वीं में छोड़ा था दो चैप्टरों में, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन, और इसके पहले वाला जो चैप्टर था क्या, कार्बनिक यौगिक, रसायन, मूलभूत आधार और सिद्धांत, ये जो चैप्टर था 11वीं का, उसके दोनों चैप्टर का विस्तृत रूप आपको 12वीं में देखने को मिलेगा, जिसमें स्टार्ट होंगे हमारे बड़े ही पहले इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम होगा, यहां से मजा आने लगता है पढ़ाने में। देखो ये सब सारी चीजें रटी जा सकती है, पढ़ी जा सकती, पर ये जो हो रहा है ना, ये रटा नहीं जा सकता, इसे समझा जा सकता है। जिसे आबंध समझ में आ गया, जिसे प्लस माइनस समझ में आ गया, जिसे परिवर्ती संयोजकता समझ में आ गई, परिवर्ती संयोजकता नहीं, परिरक्षण प्रभाव समझ में आ गया, प्रत्यवर्ती आवेश समझ में आ गया, तो ये सब सारी चीजें उसके लिए थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो चालू होता है वो होता है हमारा हेलो एल्केन व हेलो एरीन। ठीक है, आपने एल्केन पढ़ा होगा और आपने एरीन भी पढ़ा होगा। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से मिली संरचना एल्केन, CH4C2H6, दैट्स कॉल्ड एल्केन। और इन्हीं संरचनाओं से जब हेलो यानी कि जो हमारे समूह 17 के तत्व होते हैं, जिन्हें हम हेलोजन कहते हैं, वो मिल जाएं और यौगिकों का निर्माण करें, तो खुली संरचनाओं के साथ में जब हेलोजन परमाणु मिलेंगे, या हेलोजन तत्व, परमाणु नहीं बोल सकते, हेलोजन तत्व मिलेंगे, तो जो उत्पाद होगा हमारा वो होगा हेलो एल्केन। और जब बंद कार्बन और हाइड्रोजन की संरचनाओं से मिलेंगे कौन, हेलोजन, तो हमें जो यौगिक मिलेगा वो होगा हेलो एरीन। ये चैप्टर भी आई होप सो 7 नंबर का है क्या, नहीं, ये चैप्टर जो है वो 6 नंबर का है, ये चैप्टर 6 नंबर का है। इसके बाद में जब हम आगे जाएंगे, हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो होगा चैप्टर 7, और यहां पर सब कुछ सेम रहेगा। अब हाइड्रोकार्बन से जो मिलेंगे वो मिलेंगे हमारे हाइड्रोक्सी समूह और मेथोक्सी समूह। ठीक, ध्यान से सुनना, क्या होगा कि जब हाइड्रोक्सी समूह किसी एल्केन श्रृंखला से मिलता है ना, तो आपको देखने को मिलता है एल्कोहल। क्या देखने को मिलता है बेटा, एल्कोहल, जिसे आप बोलते हैं शराब। शराब
अपर रूप है एक तरह से, क्योंकि अल्कोहल काफी प्रकार के होते हैं। अब इसके आगे जब बंद श्रृंखलाओं से OH यानी हाइड्रोक्सी समूह मिलेंगे तो हम उसे बोलते हैं फिनॉल। अब मान लीजिए OH समूह में O और H के मध्य आबंध होता है और साथ में एक तरफ क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। ठीक है, जैसे आप एल्केन बोल सकते हैं। ठीक, उससे बना एल्कोहल। अब मान लीजिए इधर भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, बीच में ऑक्सीजन है, और इधर फिर से एक और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है या एल्केन श्रृंखला है। तो ये जो उत्पाद मिलके बनेगा इसे ही आप बोलेंगे ईथर। ठीक, देखो मैं इतने प्यार से समझा रहा हूं एक एक करके कि जब एल्केन श्रेणी से ये जो एल्केन दिख रहा है इससे OH समूह मिलता है उसे एल्कोहल बोलते हैं। जब इसी में बंद श्रृंखला की बात होती है, एरीन श्रृंखला, उससे जब OH समूह मिलता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं। अब मान लीजिए OH आबंध से H चला गया और वापस से ऑक्सीजन से दो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला मिली हो तो उसे बोला जाता है क्या, ईथर। तो यहां तक तो समझ में आ गया। हमारी ये वाली यूनिट भी है 6 नंबर की। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा चैप्टर 8। अब ध्यान रहे यहां पर जितनी भी श्रृंखलाएं आपने देखी है, बीच में क्या था, ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर ऑक्सीजन आ गया इन सभी में। अब आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन कैसे आया। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बंध से जुड़ा होता है, मगर जब हम अगले चैप्टर पर जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 पे, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में द्वि आबंध से जुड़ा होता है। और जब द्वि आबंध से कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो कुछ नए नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला नाम हमारा जो आता है वो आता है एल्डिहाइड का। किसका नाम आता है बेटा, एल्डिहाइड। फिर इसके बाद में हमारा अगला नाम आएगा कीटोन। और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड या कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार से ये वाला चैप्टर जो है आई होप सो 8 नंबर के लिए आपको देखने को मिलेगा, है ना। जी हाँ, ये चैप्टर जो है वो हमारा 8 नंबर का है। पहला वाला 6, दूसरा वाला भी 6, तीसरा वाला 8 नंबर का। इसके आगे जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9। कार्बन से ऑक्सीजन मिल गया, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से भी मिल गया। अब कार्बन से जो मिलाप होगा वो होगा NH3 यानी कि अमोनिया का। तो इससे जो चैप्टर निकल कर आएगा वो होगा एमीन चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा सा चैप्टर है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट 6 से 7 पेज के इसके नोट्स बनते हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और यह चैप्टर भी है हमारा 6 नंबर का। कितने नंबर का बेटा, 6 नंबर का ये चैप्टर है। यहां आके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है खत्म। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये खत्म हो जाता है। और इसके आगे एक और चैप्टर में ऐड कर देता हूं, एक चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 10। ये भी एक तरह से पार्शियली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बोल सकते हैं, पर इसे बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री, जो कि है जैव अणु। बहुत बाट लगाई इस चैप्टर ने। अभी कुछ बच्चों के ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ही बीच से ऑब्जेक्टिव बने थे और काफी सारे बच्चे छोड़ के आ गए। ये वाली यूनिट भी है हमारी 7 नंबर की। ठीक है, इसमें भी काफी सारी संरचनाएं हमारे शरीर से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये हो गया कितना, कितना नंबर हो गया ये, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये हो गया 8 नंबर इधर पे। ठीक, तो आई होप सो 18 और 8 हो गए कितने, कितने हो गए, देखो मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया। तो 18 और 8 हो गए आपके 26 नंबर। ठीक, यहां आके ये था एक तरह का चित्रण। ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट है। सबसे ज्यादा नंबर देखोगे तो इसी वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। 28 में से यदि ये वाला भी जोड़ दोगे आप, 28 में तो ये वाला भी आप जोड़ दोगे तो सॉरी 26 आता है बेटा, 26, हम 28 बोल रहे हैं बार बार, 26 हो जाएगा। 26 में से ये आप भी जोड़ दोगे तो 33 नंबर हो जाएगा। वैसे जोड़ना नहीं चाहिए, बट मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि जैव अणु को इसी में ही शामिल कर लो,
इसे इससे ही मिलता जुलता आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वह रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। किसी में कार्बन श्रृंखला होती है, किसी में नहीं होती, तो मुख्य रूप से होती ही होती है। तो ये जो संरचना है टोटल 33 नंबर यहाँ से है, 26 इसके, 7 इसके, इधर से देखोगे 14 नंबर, यहाँ पर देखोगे 7 दूनी 14, 7 तीन 21 और 2 23 नंबर। तो ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें बहुत अच्छे से, सारे चैप्टरों को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो केमिस्ट्री हो जाती है, इसमें कार्बन कार्बन की बात होगी, इसीलिए इसे बोला जाता है ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन। ठीक, अब अंक विभाजन देखो, 100 नंबर का तुम्हारा पेपर होता है, मतलब 100 नंबर का 100 नंबर तुम्हें लाने होते हैं। इसमें से माइनस कर दो क्या, 30 नंबर, जो कि निर्भर होते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल पे। ठीक है, प्रैक्टिकल पे निर्भर होते हैं। अब बचे 70, ये तुम्हें ये तुम्हें पढ़ना है इनसे, और इनमें से भी यदि तुम 28 नंबर माइनस कर दो किसके, ऑब्जेक्टिव के, तो जो आएगा वो लिखना है तुम्हें थ्योरी। अब ये पता होना, जैसे मैंने इसका ब्रेकडाउन करके बताया था कि ये 2 चैप्टर जो है इनसे 4-4 नंबर के प्रश्न बचते हैं, बाकी बचे वाले प्रश्न से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो अब 28 जब तुम इससे माइनस कर दोगे, कर ही देते हैं, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर बचेगा 6, 6 में से 2 गए 4, है ना। 42 नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं, 10, 10 में से 8 गए 2, यहां बचा था 6, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, 42 नंबर तुम्हें बचे हैं, जो कि तुम्हें किससे लाने हैं बेटा, तुम्हें लाने हैं वो नंबर यहां से पढ़ के। अब इसमें से भी 7 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, 7 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, 4 प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, और 4 प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस याद से सुनना, क्या क्या बोल रहे हैं हम, 2 नंबर के 7 प्रश्न, 3 नंबर के 4 प्रश्न, और 4 नंबर के भी 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मतलब लघु उत्तरीय, दीर्घ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न इस आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको इन चैप्टरों को ध्यान से देखना है कि कहां से कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ये सब प्लानिंग हम आपको बता देंगे कि कहां पर से क्या पूछा जा सकता है, कौन सी रिएक्शन आ सकती है। अब एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो इस सेशन के बच्चों ने करी, बेसिकली ये गलती नहीं होनी थी। हमने तो हमारे सारे बच्चों को एनसीईआरटी बेस्ड ही नोट्स दिए थे, और हमारे खुद के नोट्स भी जो अपलोड है वो एनसीईआरटी के ही थे। पर जो भी बच्चा गाइड और अदर प्रकार की जो मार्केट में बुक अवेलेबल है, यदि आप उन पर एक आइडिया ले सकते हो कि आपको पढ़ना कैसे, पढ़ने के तरीकों को सरल कैसे बनाया जा सकता है, उस पर आप एक आइडिया ले सकते हो। पर जो आपसे पूछा जाएगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है, जो बना है पिछले 2 साल से, वो बना है एनसीईआरटी से। तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के माध्यम से ही पढ़ना है। आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये प्रश्न यहाँ से उठा हुआ है, इस पेज पर इसका आंसर है, इस पेज पर ये प्रश्न था। तो वही होने वाला है, आपको हो सकता है इस साल भी की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर बने। तो एनसीईआरटी की बुक को इग्नोर ना करें, एनसीईआरटी को बुक को लेके एक तरफ रखे ना। बाकी की बुक आपकी कोई काम की नहीं है। आप एक आइडिया ले सकते हो, आइडिया लेने के लिए पढ़ सकते हो, मगर एग्जाम पेपर के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करना। ठीक है, हाईलाइट करते चलो वो टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो मैं आपको पढ़ाऊं वीडियो लेक्चर में, और बोलूं कि एनसीईआरटी के इस पेज पर ये लाइन दी हुई है, इसे जाके हाईलाइट कर लेना, देख लेना कि इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसे नोट कर लो। तो उस पर बेसिक बहुत तवज्जो देना, आपको बहुत महत्वपूर्णता, बहुत गहनता से इसे सुनना है, समझना है, और उसके अलग से कॉपी में नोट्स बना लेने। मैं आपसे बीच बीच में लेक्चर देते समय बोलूंगा कि ये इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव इस वाले क्वेश्चन से बन सकता है। हो सकता है मेरे लेक्चर 30 मिनट से थोड़े ज्यादा हो जाए। हम कोशिश ये करेंगे कि 30 मिनट से ज्यादा समय आपका ना ले किसी भी क्लास में। लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड वीडियो आपको हर रोज 3 मिलेंगे। जल्दी हम उसकी डेट भी अनाउंस कर देंगे कि आपको कब से रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, उस हिसाब से आपको रेडी रहना है। आपको कहीं नहीं जाना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, सब यूट्यूब पर फ्री रहेगा। जो पेड रहेगा वो भी बता देता हूँ। एग्जाम पेपर मतलब एक स्टडी मटेरियल हमने बना के रखा है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम करके। एक सब्जेक्ट वाले को सिल्वर, 2 सब्जेक्ट वाले को गोल्ड और 3 सब्जेक्ट वाले को प्लेटिनम। साथ ही कुछ स्टडी मटेरियल लाइक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस,
जो आपको क्विज के रूप में मिलती रहेगी रेगुलरली, या फिर हमने डाल के रखा है 10 चैप्टरों का 10 का डाला हुआ है। ये नोट्स, उसके बाद में एग्जाम पेपर, प्री बोर्ड, बोर्ड, और जो हो चुके हैं ना, जो होने वाले हैं उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, वो पेपर लीक वाली श्रेणी में आता है। उसके लिए बहुत सारे महापुरुष जो कि बिल्कुल गंद फैला के रखे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, वो गलत है। तो वो सब चीजें नहीं होगी। जो प्रीवियस पेपर हैं वो आपको मिलते जाएंगे, इससे प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ अपलोड रहेगा। आपको वो सारी चीजें पेड रखनी है। अब बेटा पेड रखने का एक रीजन बता देता हूँ आपको कि हमने पेड क्यों कर दिया। क्योंकि जब हमने फ्री रखा था लास्ट ईयर, तो इतनी विजिबिलिटी कम थी, कुछ लोग देख ही नहीं रहे थे, पर उन्हें ऐसा लगा कि शायद कुछ जगह होता है ना, फ्री चीजों की वैल्यू नहीं होती। तो बस वही हमारे साथ हुआ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी कार लॉन्च हुई थी इंडिया में, बहुत कम प्राइस में हुई थी। एक टाइम के बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं किया, मैं नाम नहीं लेता, बट आप सभी को पता होगा कि वो कार कौन सी थी। फिर जब वापस में अदर कॉम्पिटिटर आए सेम फीचर के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया और हमारे लोगों ने दिया। टॉप की कंपनियां हैं अच्छी कुछ। तो ये एक वो उदाहरण है जहां पर फ्री चीजों की कुछ जगह पर वैल्यू नहीं की जाती। वही बात करें, कुछ चीजें फ्री में भी अच्छी लगती है, लाइक डेटा यदि हमें फ्री मिल जाए तो हम खुश मिल जाए, क्योंकि हमें तुरंत के लिए सोचना है। बात बड़े गोलों के लिए कौन सोचता है ना। तो ऐसा नहीं है। इस वजह से हमने थोड़ा बहुत फ्री रख लिया, साथ ही हमें थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट की भी जरूरत है। हम बार बार डोनेशन की बात करते हैं। लास्ट ईयर हम जो अभी बात काम कर रहे हैं एक तरह से पूर्णतः फ्री ही है, यूट्यूब से देयर इज नो इनकम। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमें फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाए। लाइक वीडियो अपलोड करने के लिए डेटा लगता है, डेटा के लिए हमें एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं हमसे हमें प्राप्त हो जाए। इस वजह से हम कुछ चीजें सोल्ड आउट या फिर पैक के रूप में दे रहे हैं, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक, आपकी यदि डोनेशन आती रही तो हम हो सकता है वो पेड वाली चीजें भी फ्री कर दें। हमें कोई जरूरत नहीं कोई चीज बेचने की। हमने लास्ट ईयर फ्री रखा था, बट नाउ वी नीड फाइनेंस, वी नीड अ टीम, तो हमें ये करना पड़ रहा है। एक छोटा सा पैक हमने बना के रखा है, 199, 349 और 449। तो सभी का आपको यदि ब्रीफिंग चाहिए तो वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, प्रमोशन यहाँ पे नहीं करते हैं उसका, आपको मिलती रहेगी हमारी वेबसाइट पे, उसकी डिटेल है। तो ये आपकी कुछ केमिस्ट्री की डिटेल है। ये आपका मार्क्स रहेगा, ये आपके प्रैक्टिकल पर निर्भर रहेंगे। इसलिए अपने टीचरों से, अपने जो गुरु हैं उनसे अच्छे व्यवहार बना के रखना। कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा उनके लिए, बहुत अच्छे से बात करेंगे। सभी लोग गुरु गुरु होते हैं। साथ ही यहाँ पर ये नंबर वही देंगे आपको 30 वाले, ठीक है। उसके बाद में आएंगे 70 में से 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 42 नंबर की थ्योरी। ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, हमें नहीं पता कहां से आ जाए। अब ये 28 नंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 28 नंबर आगे का आपका विजन दिखाते हैं पेपर के, कि आप एक अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति हो, बच्चे हो, या फिर आप बिल्कुल आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करने वाले हो। एक मानसिकता सेट करवा देते हैं। यदि आपके 28 आउट ऑफ 28 हैं, सारे ऑब्जेक्टिव सही है, तो हो सकता है आपका स्कोर या फिर आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स एग्जाम में इग्नोर कर दी जाए एग्जामिनर। हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं, पर हो सकता है जो इंप्रेशन बनेगा 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव देख के, जो नंबर आपकी नहीं कटने चाहिए आगे, वो नहीं ही कटेंगे। पर यदि आपके 28 से 20, 19, 12 ऐसे कुछ है, तो हो सकता है आपने आगे अच्छा भी लिखा हो, ठीक है, तो आपके नंबर जा सकते हैं। इट्स लाइक यूट्यूब थंबनेल, कि यूट्यूब का थंबनेल अच्छा देखा आपको तो आप उस पर टैप कर लोगे, और अदरवाइज ये थंबनेल अच्छा नहीं है और अंदर कंटेंट अच्छा है, तभी भी आप सिर्फ थंबनेल देख के बोलोगे कि क्या ही होगा अंदर, तो आप नहीं देखते। ठीक है, इसलिए यूट्यूब ने ना आजकल यदि आप थंबनेल पे थोड़ी देर रुकते हो तो वो दिखाना चालू कर देता है प्रीव्यू। तो इस वजह से वो फीचर लाया था। कुछ टेक्निकल बातें भी होते रहेंगी, तो इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, यदि कभी किसी तो का थंबनेल गंदा दिखे तो एक बार जाके देख लेना कि थंबनेल, हो सकता है बेचारा नया नया आया हो यूट्यूब पे, थंबनेल्स वगैरह नहीं बनाने सीखे हो, तो एक बार देख लेना। कंटेंट अच्छा लगे तो देखो, नहीं है तो फिर बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, है ना। इसी प्रकार से ये सब सारी चीजें आगे के सेशन में होने वाली है। एक दिन के 3 वीडियो आपको देखेंगे बराबर। टाइमिंग मैं और मैडम डिसाइड करके जल्दी ही अनाउंस कर देंगे, इंस्टाग्राम पर अनाउंस कर देंगे, या फिर यूट्यूब पर ही आपको एक पेज देखने को मिलेगा। वैसे तो इंस्टाग्राम पर ही लाइव आएंगे हम लोग। तो जो भी बच्चा 12वीं पास हो चुका है वो अपने दोस्तों, अपने भाई बहन को बता दे कि ऐसा कोई चैनल है जो एग्जाम की तैयारी कराने वाला है। एग्जाम की नहीं, पूरी स्टडी की तैयारी होगी, हम पूरा पढ़ेंगे शुरू से। लास्ट सेशन हमारा काफी लेट स्टार्ट हुआ, इस वजह से बहुत सारी चीजें छूट गई, पर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आई
जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमने डाली थी, मैडम की बायोलॉजी से काफी अच्छी गैसिंग फंसी। फिजिक्स में भी मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया और आया उससे, ठीक है। तो इस वाले सेशन में सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा, एक दिन के 3 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो तब तक सरल एकेडमी को सपोर्ट बनाए रखना, कुछ चीजें पेड होने वाली है, बट यदि सपोर्ट अच्छा रहा, सब कुछ सही रहा, तो पेड से फ्री भी हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि वो पेड ही रहे, ठीक है। बस यही आपसे कहना था, यही अनाउंसमेंट थी, यही रूपरेखा थी। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कौन सा चैप्टर कहां पर था। ये चैप्टर बिल्कुल ही नया है, ये वाले की थोड़ी बहुत झलक आप देख चुके चैप्टर 7, चैप्टर 8 और 9 11वीं में। ये वाले चैप्टर का भी बता दिया हूं कि कौन कौन से चैप्टर कहां से उठ के आए हैं, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ में जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगला जो वीडियो आएगा वो मैडम का आएगा, मैडम आपको बायोलॉजी का ब्रीफ करेंगी। अब जो लोग नहीं देख रहे हैं, प्लानिंग नहीं समझ रहे हैं कि क्या हमारा प्लान होने वाला है, तो हो सकता है दिक्कतें हो जाएं। जल्दी ही सेशन खत्म होगा, एग्जाम की तैयारी हम चालू करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग दे दूं कि सबसे पहले हम कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि तिमाही परीक्षा जो एमपी बोर्ड की होती है उससे कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ लेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे विलेन चैप्टर से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी हम स्किप करेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे डी और एफ ब्लॉक, और फिर इधर से देखेंगे क्या, हेलो एल्किन, हेलो एरिन और जैवण। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जो हम पहले कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे वो भी बता दूं, क्योंकि तिमाही परीक्षा इन्हीं चैप्टरों से बनती है कुछ जगह पर, ठीक है। एक दो चैप्टर ये, एक चैप्टर इसका, दो चैप्टर इसके, हो सकता है अल्कोहल से भी आ जाए, आई होप सो। पर हम पहले हेलो एल्केन हेलो एरिन कवर करेंगे, उसके बाद में जैवण। तो इस प्रकार से इन्हीं चैप्टरों से आपकी तिमाही परीक्षा होगी। 6 मई तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, एनी हाउ जल्दी जल्दी करेंगे। तो ऐसे करके ही हमारा प्लान है, ठीक है। मैडम जल्दी आपको उनके विषय का बता देंगे। अब वीडियो को अंत समय मतलब एंड करने का टाइम आ चुका है। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे विलेन चैप्टर की, कुछ बेसिक्स के उसके बारे में, और फिर रेगुलरली वीडियोस आने लगेंगे। तब तक के लिए सपोर्ट बनाए रखिए सरल एकेडमी के साथ में, शेयर कर लीजिए अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में। इंस्टाग्राम पर भी आपको 1 मिनट कंटेंट, बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, बिल्कुल स्वस्थ रहें, हर रोज पढ़ाई करें, कोई परीक्षा का वेट ना करें कि परीक्षा आएगी तभी पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके ज्ञान भरते रहो। आशा है कि आपका ये वर्ष भी बिल्कुल ही मंगलमय होगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय जल्दी जल्दी भी खत्म होते जाता है। ठीक, राधे राधे।